हेलो। आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊंगी। इकोनॉमिक्स के स्कोप में हम क्या चीज़ लेते हैं। ऐसे तो जैसे हम आर्थिक क्रियाएं करने के लिए या जीवन यापन के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो सभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आती है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स के स्कोप में भिन्न भिन्न बातें ली है। कीन्स ने जैसे कहा है कि अर्थशास्त्र में स्कोप में हम तीन चीज़ें ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, ये विज्ञान है या कला या दोनों है, और अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। लेकिन हम वर्तमान में इस तीसरी जो अन्य विज्ञानों से संबंध है इसके स्थान पर अर्थशास्त्र की सीमाओं को लेते हैं। अब हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थात हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। विषय सामग्री के लिए हम इनकी परिभाषाओं को ले सकते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या कहती है, कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले के अर्थशास्त्री है, जैसे एडम स्मिथ को हम क्या मानते हैं, अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। तो एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है अर्थशास्त्र? धन का विज्ञान। इसमें हम धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद मार्शल और पीगू आदि आते हैं। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन नहीं, धन से अधिक मानव के कल्याण का अध्ययन है, उसके भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इसके बाद रॉबिन्स आए। रॉबिन्स ने कहा कि हमारी आवश्यकताएं तो अनंत है, असीमित है, लेकिन उनकी पूर्ति के साधन सीमित है और इसके साथ साथ उनका वैकल्पिक उपयोग भी है। ऐसी दशा में हमको चुनाव का मार्ग अपनाना पड़ता है। अतः जहाँ भी चुनाव की क्रिया है वही अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में हम इसके जो भाग हैं, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन सब को भी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में लेते हैं। अब उपभोग में हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी मांग क्या है, इस चीज़ का अध्ययन हम उपभोग में करते हैं। उत्पादन में उत्पादक का व्यवहार, उत्पादक का संगठन, उत्पत्ति के नियम आदि का वर्णन करते हैं। विनिमय में वस्तुओं सेवाओं के क्रय विक्रय, बाजार, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वितरण में हम राष्ट्रीय आय का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरण की चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ इसमें लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ के सिद्धांत आते हैं। और राजस्व, आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम राजस्व में सरकार के आय, व्यय, ऋण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये अर्थशास्त्र के 5 भाग माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक अर्थशास्त्री है वो इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हम छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे उपभोक्ता है, फर्म है इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसमें हम वस्तुओं की कीमत निर्धारण और साधनों की कीमत निर्धारण पर प्रकाश डालते हैं। इसमें हम दिए हुए साधनों के आवंटन की बात करते हैं। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र,
अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का जिसमें अध्ययन किया जाए उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, सामान्य कीमत स्तर, बचत, विनियोग, इसके अलावा आर्थिक विकास है, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव है, जैसे विषय भी इसमें आते हैं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बाद तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। तो इस तरह से हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी छोटे छोटे समूह और समष्टि यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसके बाद अब हम लेते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है, या दोनों है, या विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। अब हम देख रहे हैं क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो विज्ञान क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब हम क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करें तो उसे हम विज्ञान कहते हैं, और उसके आधार पर जब सिद्धांत बनाए जाते हैं, इस तो इकोनॉमिक्स को भी हम क्या मानेंगे कि ये एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी विभिन्न प्रकार के नियम पाए जाते हैं, जैसे मांग का नियम, उत्पत्ति का नियम, मूल्य सिद्धांत आदि। तो विभिन्न नियमों को हम तर्क विधि और तथ्य विधि का उपयोग करके बनाते हैं, इसीलिए हम अर्थशास्त्र को भी विज्ञान मानते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र जो है वो प्राकृतिक विज्ञानों जितना परफेक्ट नहीं होता है, जितना पूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम अर्थशास्त्र में भी कुछ प्रयोग नियंत्रित कर सकते हैं। सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग करके आर्थिक ज्ञान को हमने काफ़ी उपयोगी बनाया है, अतः इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक होता जा रहा है। अब कुछ लोग मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, उनके कुछ तर्क है इस बारे में कि अर्थशास्त्र में नियमों की अनिश्चितता होती है। नंबर 1, अर्थशास्त्र में नियमों की अनिश्चितता होती है, क्योंकि हमारी विषय वस्तु क्या है, मानव है, मानवीय व्यवहार है। तो हमारे नियम जो है वो प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तरह निश्चित नहीं हो सकते हैं। स्वयं मार्शल ने कहा है कि हमारे इकोनॉमिक्स के जो नियम है वो गुरुत्वाकर्षण या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नियमों से न करके इसे ज्वार भाटे के नियम या लॉ ऑफ टाइड से तुलना करनी चाहिए, जो कि कम निश्चित होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ज्वार भाटा समुद्र में तूफान, वर्षा आदि से इनकी तीव्रता में, समय में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो हमारे जो नियम है वो उतने निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो विषय वस्तु है वो कौन है, मानव है, और मानव का व्यवहार हम जानते हैं कि बहुत ही बदलता रहता है। कभी इंसान कुछ करता है, कभी कुछ करता है। हम खुद देखते हैं कि उनका व्यवहार बहुत ही परिवर्तनशील है, बहुत ही अनिश्चित है, तो हम नियंत्रित प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हमारा मापदंड क्या है, मुद्रा है, मनी है, जिसका स्वयं का मूल्य ही बदलता रहता है। तो ऐसे में हम एकदम निश्चिंत और नियंत्रित प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमारे नियम वैज्ञानिक विधियों से बनाए गए हैं, अतः उनकी वैज्ञानिकता में संदेह नहीं करना चाहिए। अतः हम इकोनॉमिक्स जो है एक विज्ञान है। नियम भले अनिश्चित है, थोड़े कम निश्चित है, लेकिन फिर भी अन्य विज्ञानों की तुलना में अधिक निश्चित और अधिक सही माने जाते हैं। दूसरा है कि अर्थशास्त्रियों में परस्पर मतभेद होते हैं। तो ये बात सही है कि अर्थशास्त्रों में मतभेद होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब उनमें आदर्शात्मक विज्ञान के समय चर्चा हो। जब वास्तविक या सैद्धांतिक दृष्टिकोण की चर्चा होती है तब मतभेद इतने नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब आदर्श की बात होती है तब विचारों में मतभेद पाया जा सकता है। क्या है पर इतना मतभेद नहीं है जितना कि
क्या होना चाहिए पर पाया जाता है। इसके बावजूद भी इकोनॉमिक्स विज्ञान है, क्योंकि मतभेद होना स्वाभाविक है। तीसरा, भावी अनुमान लगाने में कठिनाई। तो कुछ लोग आलोचक ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम उतने सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं जितने कि प्राकृतिक विज्ञानों में लगाए जाते हैं। लेकिन अब हम सांख्यिकी अर्थशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब हमारे अनुमान लगाने में थोड़ी कम मुश्किल आ रही है। हम लोग अब अनुमान काफ़ी हद तक लगा पा रहे हैं, हमारे अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है विज्ञान तो है, लेकिन वॉलिस के अनुसार यह एक कम निश्चित विज्ञान है। अब हम ये मान लें कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन कौन सा विज्ञान है, वास्तविक है या आदर्श विज्ञान। रॉबिन्स ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना चाहिए। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्र का